तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म पराशरण दाब। पराशरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पराशरण दाब पढ़ने से पहले आपको पराशरण पढ़ना पड़ेगा। तो पराशरण क्या होता है पहले इसको देखते हैं अपन। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये खाली डेफिनेशन के लिए है, बाकी पराशरण का डायग्राम अगर पूछे तो साइड में बना हुआ भी समझाऊंगा आपको। देखो एक पात्र है, इसके अंदर बीच में ये एक झिल्ली बनी हुई है। इस झिल्ली को बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इसमें एक तरफ तो मैंने भर दिया शुद्ध विलायक। क्या भर दिया? शुद्ध विलायक। और दूसरी तरफ मैंने भर दिया विलयन। क्या भर दिया? दूसरी तरफ मैंने भर दिया विलयन। ठीक है, ये भर दिया मैंने विलयन। अब देखो परिभाषा बहुत ही इजी परिभाषा है, थोड़ा सा समझना, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। देखो एक तरफ मैंने भर लिया शुद्ध विलायक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक तरफ शुद्ध विलायक भर दिया, एक तरफ भर दिया विलयन। ठीक है, अब देखो शुद्ध विलायक, जैसे विलायक यहाँ पर पानी है, जल है, तो बताओ पानी की मात्रा कहां पर है? ये शुद्ध पानी है तो यहाँ पानी ज्यादा होगा, ये विलयन है तो यहाँ पानी कम होगा। यानी यहाँ पर तो इसके अंदर तो होगा पानी ज्यादा। खाली ये समझने के लिए आप बनाना चाहो तो बना देना। यहाँ पानी की सांद्रता ज्यादा है, यहाँ पानी की सांद्रता कम है। ठीक है, यानी यहाँ विलायक की सांद्रता ज्यादा है, यहाँ विलायक की सांद्रता कम है। पानी का रूल होता है कि वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा, यानी पानी जाएगा इधर से इधर। ठीक है, इसी घटना को पराशरण कहते हैं। किसे कहते हैं? विलायक पानी क्या है? विलायक अणु है। विलायक अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाले गमन को पराशरण कहते हैं। वापिस बता रहा हूं, देखो पानी जाएगा जहां अधिक है वहां से कम की ओर, यानी पानी जाएगा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, किससे होकर? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर की। तो विलायक अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाले गमन को पराशरण कहते हैं। किसे कहते हैं? विलायक अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये क्या होती है अभी देखेंगे। अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाले गमन को पराशरण कहते हैं। एक बार वापस से बता देता हूं, समझ लो, इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पराशरण दाब। यहां से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है। मतलब बाकी के 3 अनुसंख्यक गुणधर्म एक तरफ और पराशरण दाब एक तरफ, इतना इंपॉर्टेंट है। वापिस बता देता हूं, देखो पानी का अणु इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, ज्यादा से कम की ओर जाएंगे। ठीक है, पानी क्या है? विलायक है, तो विलायक अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाले गमन को अपन क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और शॉर्ट में बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली? ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो आ जा सकते हैं परंतु विलय के अणु आ जा नहीं सकते। यानी ऐसी झिल्ली जो विलायक अणुओं के लिए पारगम्य तथा विलेय अणुओं के लिए अपारगम्य होती है, उसे
अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, प्राकृतिक एसपीएम, प्राकृतिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है सुअर का ब्लेडर, सुअर का ब्लेडर, बकरे का ब्लेडर है ना, सुअर का ब्लेडर और पार्चमेंट, ठीक है। और कृत्रिम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उदाहरण है सेलोफेन, सेलोफेन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल ध्यान रखना। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, विलायक अणुओं के लिए पारगम्य है और विलयी अणुओं के लिए अपारगम्य है, उससे बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अब एक डायग्राम बना हुआ आपके सामने देखो, अगर आपको पूछे पराशर का चित्र बनाइए तो ये डायग्राम बना के आना आपको, ठीक है। ये जो मैंने बना रखा ना अंदर ये वाला, ये है थिसेल फनल बोलते हैं इसको, थिसेल फनल, थिसेल फनल कहते हैं इसको, ठीक है। विशेष प्रकार का फनल होता है कांच का। ये कांच का पात्र है, इस कांच के पात्र के अंदर यहां पर क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक। ये क्या है आपके शुद्ध विलायक। इस थिसेल फनल के अंदर यहां पे ये भरा हुआ है आपके ये वाला, यहां पर विलियन भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, ये है विलियन, ठीक है। ये है आपके विलियन। और ये देखो नीचे की तरफ एक झिल्ली लगी हुई है इस थिसेल फनल के, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो विलायक के अणु यानी जल के अणु शुद्ध विलायक से विलियन की ओर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, यहां से अंदर जाएंगे तो इसके अंदर जल का स्तर बढ़ेगा, बढ़कर यहां तक हो गया है जल का स्तर, ये है ना। मान लो ये ऊंचाई है h, तो यहां पर पराशर दाब पाई बराबर हो जाएगा एच डी जी या एच रो जी, जैसे एच रो जी लिख देना है ना। यहाँ एच तो ये द्रव स्तंभ की ऊंचाई हो गई, रो घनत्व हो गया और जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ठीक है। ये आपको डायग्राम अगर आ जाए, पराशर का चित्र बनाइए, पराशर का चित्र बनाइए, पराशर दाब की बात नहीं कर रहा हूं, पराशर का चित्र पूछे तो ये डायग्राम आपको बना के आना है, ये नहीं बनाना है, ये खाली परिभाषा याद करने के लिए है ना। तो अब बात करते हैं अपन पराशर दाब की। पराशर दाब क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी पराशर दाब। पराशर दाब क्या होता है, ऐसा दाब जो पराशर की क्रिया को रोक दे उसे कहते हैं पराशर दाब। किस पर लगता है ये भी देखेंगे। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, इस डायग्राम को देखना आप लोग। दो बॉक्स बना रहा हूं, ये दोनों बॉक्स आपस में अर्धपारगम्य झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं। ये दो बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स आपस में अर्धपारगम्य झिल्ली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका ऊपरी सिरा ओपन है ऐसे, ठीक है। और इनके ऊपर की तरफ पिस्टन लगे हुए हैं, घर्षण रहित पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन लगे हुए हैं,
ये पिस्टन लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरफ मैंने भर लिया विलियन, यहां मैंने इस कॉलम के अंदर भर लिया विलियन। ठीक है, ये है आपके अर्ध पारगमीय झिल्ली, अर्ध पारगमीय झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस तरफ मैंने क्या भर लिया, शुद्ध विलायक भर लिया या शुद्ध पानी भर लिया ना, ये शुद्ध विलायक। पराशरण दाब का डायग्राम पूछे तो ये बना के आना आपको। ठीक है, ये है आपके शुद्ध विलायक। पराशरण की क्रिया में क्या होगा, जो विलायक है शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करेगा इस तरफ। पराशरण की क्रिया में ये इस तरफ गमन करेगा। ठीक है, तो अपने को ये गमन रोकना है, गमन रोकना है तो इसके ऊपर दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन लगाएंगे एक दाब, और वही दाब क्या है, पराशरण दाब है पाइए। पराशरण दाब को पाई से लिखते हैं, यही पराशरण दाब है। तो किसे बोलते हैं पराशरण दाब, बताओ। ये दाब किस पर लगा रहे हैं अपन, विलयन के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो पराशरण की क्रिया को रोक दे, उसे क्या बोलते हैं, पराशरण दाब। ठीक है, वह भी बता रहा हूं, देखो कि विलयन के ऊपर लगा रहे, विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो पराशरण की क्रिया को रोक दे, उसे पराशरण दाब कहते हैं। इसको सही ऐसे लिखना, ज्यादा करेक्ट ये रहेगी, विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो विलायक अणुओं के शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाले गमन को रोक दे, उसे पराशरण दाब कहते हैं। पराशरण लिखोगे तो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट ये है। पराशरण है क्या, विलायक अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाला गमन है, तो अपन उसके अंदर पराशरण की परिभाषा को फिट कर रहे हैं। ठीक है, अभी बोल रहा हूं, देखो पराशरण दाब किसे कहते हैं, विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो पराशरण की क्रिया को रोक दे। अब पराशरण की क्रिया क्या है, विलायक अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाला गमन को रोक दे, उसे क्या बोलते हैं, पराशरण दाब बोलते हैं। तो देखो, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो पराशरण की क्रिया, इसके ब्रैकेट में लिख देना विलायक अणुओं के शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाले गमन को रोक दे, उसे पराशरण दाब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पराशरण दाब। वापिस से देख लो, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो पराशरण की क्रिया अर्थात विलायक अणुओं के शुद्ध विलायक से विलयन की और अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाले गमन को रोक दे, उसे क्या बोलते हैं, उसे पराशरण दाब बोलते हैं। ठीक है, पराशरण दाब दो बातों पर निर्भर करता है। पराशरण दाब दिए गए ताप पर, यानी ताप कांस्टेंट है ना, दिए गए ताप पर विलयन की, अब यहां ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं मोलरता, रहता है ये मोलरता, और इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे ना। दिए गए ताप पर विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी
पराशण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पराशण दाब किसके समानुपाती हो गया? सांद्रता की। दूसरा देखो, दी गई मोलरता पर, दी गई, ये सांद्रता है मोलरता की बात है ना, दी गई मोलरता पर, दी गई मोलरता पर ताप के समानुपाती होता है। यानी पराशण दाब अगर मोलरता कांस्टेंट है तो ताप के समानुपाती होगा, इक्वेशन नंबर 2। वापस से देख लो, अगर ताप कांस्टेंट है तो पराशण दाब मोलरता के समानुपाती होगा, अगर मोलरता कांस्टेंट है तो पराशण दाब ताप के समानुपाती होगा। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पाई समानुपाती सी, ये सी और ये टी, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा आर सी टी। इसको ऐसे लिख लो, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, एग्जैक्ट मतलब याद करने में ज्यादा सही रहेगा, पाई बराबर सी आर टी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ सी क्या है? मोलरता है, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, और टी परम ताप है केल्विन में, परम ताप केल्विन में, आर है गैस नियतांक। अब इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने के एफ और के बी के फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें आया था आर, ये गैस नियतांक है। इसकी वैल्यू देखो, 3 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। पहली 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये तो खैर फिजिक्स में काम आती है, अपने केमिस्ट्री में तो नहीं आएगी, केमिस्ट्री में ये काम आएगी। 0.08314 है ना, इसके आगे क्या लगा दिया? एक जीरो लगा करके पॉइंट लगा दिया, 0.08314 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी इस जूल की जगह मैंने लीटर बार लगा दिया ना। और एक और वैल्यू है 0.0821 है ना, ये तो था 831, ये 821 लीटर एटीएम वह मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जाम में ना कभी देता है कभी नहीं देता है, यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आपके काम में आएगी, तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब देखो आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होगा अभी, और देखो कि पाई इक्वल्स टू क्या था? सी आर टी। ठीक है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। क्वेश्चन को याद करना है। सी यहाँ पर है मोलरता, और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को एन से लिखते हैं, विलेय को 2 से, N2 अपॉन विलियन का आयतन V। ठीक है, ये होता है क्या? मोलरता। तो यहाँ पर पाई बराबर सी की जगह ये पुट कर दो, N2 अपॉन V इंटू आर टी। ध्यान रखना V लीटर में है। ठीक है, V किस में है? लीटर में है। पाई बराबर N2 इंटू आर इंटू टी अपॉन V लीटर में। ठीक है, अब देखो N2 क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये यहाँ पुट करो तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? W2 इंटू आर इंटू टी अपॉन M2 इंटू V, ये आएगा लीटर में। अगर ये मिलीलीटर में दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा W2 इंटू आर इंटू टी। जनरली मिलीलीटर में देता है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ M2 इंटू V मिलीलीटर में। ये आपके इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं करना है, फॉर्मूला ये याद करो, इससे ये फॉर्मूला निकालो आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको मोलरता की परिभाषा, मोलरता का फॉर्मूला सीधा ही आप लिख सकते हो, इसी को उठा के लिख सकते हो आप, है ना। W2 इंटू 1000 बट्टे M2 इंटू VML, ये सीधा यहाँ पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आता है आपके न्यूमेरिकल्स। तो आज अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं इस लेक्चर के अंदर। कल वाले लेक्चर में कोशिश, जो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा उसमें कोशिश करूंगा कि ये पूरा हो जाए आपके टॉपिक पराशण दाब वाला। ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक प्रोटीन के
एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। ध्यान रखना, पराशण दाब दिया आपको बार में, मतलब आर की बार वाली वैल्यू काम में लेनी है आपको, है ना। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, बार है प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, M2 पूछा आपको, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन रहेगा, आपको क्या दिया हुआ है, एक प्रोटीन का 200 ml, सेंटीमीटर क्यूब का वाला ml ही होता है ना, जलीय विलयन, विलयन का आयतन दिया है आपको, विलयन का आयतन यानी V दिया है, कितना दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 200 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, पता होगा आपको शायद। ठीक है, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन या विलेय है, विलेय यानी प्रोटीन का द्रव्यमान को अपन W से लिखते हैं, विलेय को 2 से लिखते हैं, कितना 1.26 ग्राम। ठीक है, प्रोटीन 300 केल्विन ताप, आपको ताप दे दिया यानी T दे दिया, कितना दे दिया 300 केल्विन दे दिया। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का पराशण दाब दिया यानी पाई दिया, आपको पराशण दाब दिया यानी पाई दिया। पाई कितना दिया आपको 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ये देते ही आपको R की वैल्यू लिख लेनी चाहिए। R की वैल्यू होती है 0.08314। 4 नहीं लिखो तो 31 से काम हो जाएगा ना। लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये वैल्यू होती है R की। अब अपने को ज्ञात करना है क्या, विलेय यानी प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, और विलेय है तो 2 से। ये आपको कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि पराशण दाब पाई बराबर क्या होता है CRT। C की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो इसके अंदर, मोलर था ये C, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, C की वैल्यू होती है W2 इंटू 1000 बट्टे M2 इंटू VML, ये होती है C की वैल्यू, है ना, इंटू R इंटू T। पाई बराबर W2 की वैल्यू पुट कर दो, W2 है 1.26 इंटू 1000 बट्टे M2 सॉरी आपको M2 कैलकुलेट करना है, इन दोनों आपस में एक्सचेंज कर दो। M2 बराबर क्या जाएगा W2 इंटू 1000 बट्टे पाई इंटू VML, है ना, अब ज्यादा करेक्ट है, इंटू R इंटू T। तो M2 बराबर W2 कितना अपने पास, W2 है 1.26 इंटू 1000 बट्टे पाई कितना अपने पास 2.57 इंटू 10⁻³ है ना। W2 हो गया, 1000 हो गया, पाई हो गया, V रखो, V की वैल्यू कितनी है 200 ml इंटू R है अपना 0.08314, T है अपना कितना 300 केल्विन, ओके 300। इसको सॉल्व करोगे तो M2 आ जाएगा आपके ग्राम मोल इनवर्स। सॉल्व कर लेना आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर है, पराशण दाब के ऊपर ही, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपके
जो प्रतिशत सांद्रता पड़ी थी स्टार्टिंग में अपन ने, उनको काम में लेना पड़ेगा। और ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन देना तो प्रतिशत सांद्रता होगी वेट बाई वॉल्यूम वाली। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 3% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करता है, आपको जनरली, हमेशा नहीं बोलता हूं, जनरली आर की वैल्यू देता है। क्यों देता है वो बताऊंगा आपको। 82 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्योंकि ये इसलिए देता है ताकि आप जो परासरण दाब निकाल सको, उसकी यूनिट पता कर सको और कौन सी वैल्यू रखनी है वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो आप लोग। यहां पे आपको पहले ताप दे दिया T, लेकिन ये दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 जोड़ोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, T आ गया, ताप आ गया। यूरिया दिया आपको, विलेय कौन है यहां पर, यूरिया है, का मोलर द्रव्यमान अपने को पता है, नहीं पता है मैं बता देता हूँ, 60 होता है। NH2COO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। देखो मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m से और विलेय को 2 से लिखते हैं, कितना है 60 ग्राम मोल इनवर्स, 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और आपको क्या दिया, देखो यूरिया की सांद्रता दी है, यूरिया विलयन की सांद्रता 3%। ध्यान रखना ये वेट बाई वॉल्यूम में अंडरस्टूड है, क्योंकि अपने को यहाँ पर फॉर्मूले में चाहिए आयतन, और आयतन एक ही सांद्रता से आता है वेट बाई वॉल्यूम से, मतलब द्रव्यमान और आयतन दोनों चाहिए तो एक ही सांद्रता से आता है वेट बाई वॉल्यूम से। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर आता है विलेय का क्या, W यानी द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे विलयन आता है और V दिया हुआ यानी विलयन का आयतन। ठीक है, तो देखो ऊपर आ गया क्या, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को लिखते हैं W से, विलेय को 2 से, 3 ग्राम, और नीचे आ गया विलयन का आयतन यानी V, और ये आपके कितना है 100 मिलीलीटर। ठीक है, और अपने को R की वैल्यू इसमें दे रखी है 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसके अंदर आपके परासरण दाब की इकाई मिल जाएगी, एटीएम आएगी। ठीक है, फिर अपने को निकालना है परासरण दाब। परासरण दाब यानी पाई आपको कैलकुलेट करना है, परासरण दाब पाई आपको ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है। हम जानते हैं कि परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT। परासरण दाब पाई बराबर CRT। C की वैल्यू पुट कर दो, W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू V ml इंटू R इंटू T। पाई बराबर W2 अपने पास कितना आर का है, W2 आर का 3 ग्राम है ना, ये देखो W2 3 ग्राम, तो 3 इंटू 1000 बटे M2 अपने पास कितना है, M2 अपने पास है 60 इंटू V आयतन कितना है 100 ml, 100 इंटू R है 0.082 और T है 300। इसको सॉल्व करोगे तो जो पाई की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी आपके एटीएम में, वायुमंडलीय दाब के अंदर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग करना, क्वेश्चन नंबर 3, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ग्लूकोज के 6% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, और R की वैल्यू दी गई है आपको ये। ठीक है, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, ओके।